हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जानेंगे। पेरिस क्लब होता क्या है। अगर आपने मेरी श्रीलंकन क्राइसिस वाली वीडियो नहीं देखी हुई, पहले आप वहां पर देखिएगा उस वीडियो को। वहां पर आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में, जो रिसेंटली श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे उसके बारे में। तो दरअसल पेरिस क्लब जो टर्म है, दरअसल उसी श्रीलंकन क्राइसिस से ही जुड़ा हुआ है। क्या है दरअसल ये पेरिस क्लब और श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस से और वहां से उसे बाहर निकलने के लिए पेरिस क्लब की मदद क्यों लेनी पड़ रही है, उन सभी के बारे में आज का इस डिस्कशन होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। सो गोइंग अहेड, रिसेंटली न्यूज चैनल्स में छाया हुआ था कि पेरिस क्लब ऑफ क्रेडिटर्स। देखिए, मैं ये तो बात बता दूं कि पेरिस क्लब जो है वो दरअसल 22 वेस्टर्न डोमिनेटेड कंट्रीज का एक क्लब है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन आप इसे कह सकते हैं, जो कि ज्यादातर जो डिफॉल्टिंग कंट्रीज होते हैं, जो कि अपना डेट पे नहीं कर पाते, उन्हें मदद करने की, बेल आउट करने की कोशिश करता है। तो रिसेंटली कई इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स में, मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह दिया गया था कि पेरिस क्लब ऑफ क्रेडिटर जो है उन्होंने अपना फाइनेंशियल अश्योरेंस या फिर फाइनेंसिंग अश्योरेंस जो है वो IMF को प्रोवाइड किया हुआ है, ताकि वो अपने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत श्रीलंका को जो रुके हुए उनके लगभग $2 बिलियन के आसपास जो पैसे हैं वो रिलीज कर दें। तो रिसेंटली श्रीलंका के प्रेसिडेंशियल ऑफिस ने भी नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था और उन्होंने ये भी बताया हुआ था कि हमें ये अश्योरेंस जो है पेरिस क्लब ऑफ क्रेडिटर से मिला हुआ है, जिसकी तहत बहुत ही जल्द IMF उन्हें जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पैसा देने की कोशिश कर रहा था वो बहुत ही जल्द अब रिलीज हो जाएगा। तो ये एश्योरेंस पेरिस क्लब से आना बहुत ही क्रूशियल क्यों माना जा रहा था, क्योंकि $2.9 बिलियन की डील जो है IMF के साथ पिछले ही साल सितंबर में श्रीलंका वालों ने की हुई थी, लेकिन अभी भी उसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अप्रूवल आना बहुत ही बाकी था। पैसा अभी रिलीज नहीं हुआ है क्योंकि फंड के बोर्ड वाले चाहते थे कि दरअसल जो पेरिस क्लब है ऑलरेडी, जो कि इस तरीके के क्रेडिटर, इस तरीके के डेटर कंट्रीज को जो मदद करने की कोशिश करता है, उनसे एश्योरेंस लेना इनके लिए बहुत ही जरूरी था। तो वन सच इवेंट वाज इंपॉर्टेंट इन दैट टाइमलाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले साल अप्रैल 14 से, पिछले से अमूमन यही टाइम फ्रेम था जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हिट हुए थे। एंड सिंस देन श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर ने पहली बार ये प्लान जो है वो प्रोवाइड किए हुए थे कि IMF के साथ हमारे टॉक्स जो है वो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, और अप्रैल से होते हुए टाइमलाइन फॉलो होता है और सितंबर 1 में जाकर $2.9 बिलियन के लोन को जो है IMF अप्रूव करता है श्रीलंका को देने के लिए, लेकिन अभी भी पैसा वहां से रिलीज नहीं हुआ है। तो रिसेंटली फरवरी 7, 2023 को यह कहा गया है कि पेरिस क्लब वालों ने अपना अप्रूवल जो है वो दिया हुआ है और बहुत ही जल्द अब IMF वाले भी अपने इस फंड को रिलीज कर सकते हैं। तो श्रीलंका वालों के लिए ये पेरिस क्लब का सपोर्ट देना बहुत ही क्रूशियल था, क्योंकि खुद ये IMF वालों ने प्रोवाइड किया हुआ था अपने बेल आउट पैकेज में कि जब तक हमें पेरिस क्लब का गारंटी नहीं मिलता, कि वो अश्योर नहीं करते कि हम फाइनेंस करेंगे, हम मदद करेंगे श्रीलंका की, और गारंटी वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो हम जो है ये बेल आउट का जो $2.9 बिलियन का बेल आउट पैकेज है वो हम श्रीलंका को नहीं दे सकते, जो कि ऑलरेडी सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। तो नेगोशिएशंस वहां पर इन सभी कंट्रीज के साथ हुए, तो उन सभी कंट्रीज ने बहुत ही पॉजिटिवली श्रीलंका को सपोर्ट किया हुआ था। तो आइए थोड़ा बहुत पेरिस क्लब के बारे में बात करते हैं। देखिए, मोस्टली वेस्टर्न क्रेडिटर कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज इसमें ज्यादातर डोमिनेटेड है। तो 1956 में पहली बार इस पेरिस क्लब के मेंबर्स की मुलाकात हुई थी अर्जेंटीना में, और वहां पर उन्होंने एक प्रण लिया हुआ था, एक ऑब्जेक्टिव रखा हुआ था कि जो कोई भी कंट्री जो अनेबल है, अपने लोन्स को रीपे नहीं कर पा रहा है, उसे सेल्फ सस्टेनिंग या फिर सस्टेनेबल डेट रिलीफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। खासकर देखिए, ज्यादातर एक इंडिविजुअल कंट्री बायलैटरल नेगोशिएशन ही करती है, यानी कि अब श्रीलंका को अगर पैसे की जरूरत हो इंडिया से, तो वो इंडिया से ही बात करेगा, कोई भी फॉर्मल ग्रुपिंग यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। लेकिन पेरिस क्लब करता क्या है, जो कि ऑलरेडी 22 कंट्रीज के साथ, फॉर एग्जांपल श्रीलंका की बात ले लें तो उसमें कई ऐसे कंट्रीज हैं जैसे कि USA, जापान, इनके साथ बायलैटरल नेगोशिएशन श्रीलंका के ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ये दोनों कंट्रीज तो ऑलरेडी पेरिस क्लब के मेंबर ही हैं, तो इफेक्ट तो ये सभी हो जाएंगे। तो ये सभी मिलकर करते क्या है, उस डेटार कंट्री को जो है वो मदद करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो फिर से रिकवर हो जाए और उनके जितने भी डेट्स हैं वो जल्द से जल्द पे कर सके। सो ऑफिशियल क्रेडिटर्स की मीट यहाँ पर रेगुलरली होती है, और डिफॉल्ट कंट्रीज जो कोई भी होते हैं उन्हें मदद करने की यहाँ पर बात की जाती है। एक प्लान जो है वो चार्ट आउट किया जाता है। और एक और खासियत इन सभी 22 कंट्रीज की ये है कि ऑलरेडी ये OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही पावरफुल एक इंटरनेशनल बॉडी आप कह सकते हैं, उनका मेंबर ये सभी ऑलरेडी हैं।
तो आप देख सकते हैं क्यों मैंने कहा कि ज्यादातर वेस्टर्न डोमिनेटेड ही यहाँ पर ये ग्रुप है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, यूके, यूएसए जैसे कंट्रीज, पूरे 22 कंट्रीज इसका हिस्सा है। चाइना और इंडिया इसका हिस्सा नहीं है, इस पेरिस क्लब का हिस्सा वो नहीं है। तो अब तक कितने डेट अग्रीमेंट्स में ये पेरिस क्लब इन्वॉल्व रहा है? देखिए, पिछले सेंचुरी में बहुत ही ज्यादा दबदबा इस पेरिस क्लब का होता था, लेकिन सिंस चाइना का डोमिनेशन जब से स्टार्ट हुआ, इनका हैंड जो है वो इतना अच्छा चल नहीं रहा है। तो पेरिस क्लब लगभग सिंस इट्स इंसेप्शन 1956 से लेकर 478 अग्रीमेंट्स ये कर चुके हैं विद 102 डिफरेंट डेटार कंट्रीज, यानी कि श्रीलंका जैसा जो क्राइसिस जहां पर चल रहा है उस तरीके के कंट्रीज को उन्होंने बेल आउट पैकेजेस पाने में मदद की हुई है। उन कंट्रीज को एक सेल्फ सस्टेनिंग और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक रिफाइनेंसिंग का मॉडल उन्हें प्रोवाइड किया हुआ है। और लगभग ये सभी फ्रेमवर्क्स के, अगर हम अग्रीमेंट्स के फ्रेमवर्क के डेट को ट्रीट करें तो लगभग $614 बिलियन के आसपास ये होता है। तो श्रीलंका का तो सिर्फ $2 बिलियन, $2.9 बिलियन के आसपास ही है, तो ये उनके लिए बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। तो किस प्रिंसिपल पर ये ग्रुप काम करता है? नो डाउट कंसेंसस एंड सॉलिडारिटी। पहला तो फॉर एग्जांपल अभी देख लें कि श्रीलंका की हालत खराब है, तो इंसानियत के तौर पर चाहिए कि हम एक दूसरे कंट्रीज की मदद करें। लेकिन दूसरा यहाँ पर ट्विस्ट ये भी है कि हमारे खुद के भी पैसे वहां पर लगे हुए हैं ना, तो ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं कि तुम पैसा नहीं दे सकते तो कैसा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, पहले तुम अपनी इकोनॉमी को फिर से रिस्ट्रक्चर करो, वापस से तुम हमारा पैसा पे करो। तो सॉलिडारिटी और कंसेंसस के बेसिस पर ही यहाँ पर काम करता चलता है। और जो कोई भी अग्रीमेंट्स यहाँ पर रीच आउट होंगे डेटार कंट्री के साथ, वो पूरे इक्वली अप्लाई होंगे पेरिस क्लब के क्रेडिटर्स पे, यानी कि जितने भी कंट्रीज हैं वो सभी के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर सेम ही होंगे। तो पेरिस क्लब का रोल कैसा रहा है सिंस 1956? तो 20th सेंचुरी में तो बहुत ही जबरदस्त सा रोल इन्होंने प्ले किया हुआ था, लेकिन जैसा जैसा चाइना एक बिग ब्रदर की तरह यहाँ पर वापस आ रहा है और इंडिविजुअल बायलैटरल नेगोशिएशंस वो कर रहा है, तो ज्यादातर चाइना के इमरजेंस की वजह से ही इसका इंपॉर्टेंस या प्रोमिनेंस जो है वो खत्म हो रहा है या फिर कम होते आ रहा है। और श्रीलंका का ही आप इंस्टेंसेस ले लें तो चाइना, जापान और इंडिया लार्जेस्ट बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं, यानी कि इंडिविजुअली जिनके साथ श्रीलंका वालों ने लोन वगैरह लिया हुआ है। तो श्रीलंका के तमाम डेट में अगर हम देखें तो चाइना का लगभग 52% हिस्सा है जो कि बायलैटरल डेट है, 19.5% जापान का और 12% इंडिया का है। और जापान तो ऑलरेडी इस कंट्री, इस 22 ग्रुप ऑफ नेशंस का पेरिस क्लब का हिस्सा भी है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर श्रीलंका को अश्योरेंस लेना पड़ेगा चाइना एज वेल एज इंडिया की तरफ से भी, क्योंकि इन दोनों ने भी यहाँ पर इंडिविजुअली नेगोशिएशन जो है वो किए हुए थे। सो पेरिस क्लब वालों ने भी बहुत ही कोशिश की कि इन दोनों कंट्रीज को ऑन बोर्ड ले लिया जाए, लेकिन मुहिम जो है वो दिल्ली से पहले आई और रिसेंटली जयशंकर जी गए हुए थे कोलंबो के विजिट पर, तो वहां पर उन्होंने कहा कि इंडिया ने एक रिटर्न नोटिस जो है वो IMF वालों को दी हुई है, अश्योरेंस दिया हुआ है कि आप जो कि भी नेसेसरी फाइनेंशियल एश्योरेंस है वो प्रोवाइड करें और बाकी के कंट्रीज भी इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी पेरिस क्लब के बारे में। वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक और बार याद दिला दूं कि SSB क्रैक एग्जाम्स के पास SSB इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। एंड वॉरियर 10 इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।